हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीत कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी सर क्लास 12 पर स्वागत करता हूं। और देखिए दोस्तों, ये आपका फिजिक्स का बेसिक का तीसरा लेक्चर है। तो समझ ही सकते हैं कि देखिए, जब मैं बेसिक का तीसरा लेक्चर पढ़ा रहा हूं तो बेसिक आपके लिए फिजिक्स का कितना इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक का। मैं ज़्यादा बकैती नहीं करना चाहता हूँ पढ़ाई के साथ। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं विद्युत आवेश के बारे में कि विद्युत आवेश होता क्या है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो विद्युत आवेश होता क्या है? तो विद्युत आवेश जो होता है प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण होता है। विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण होता है जो विद्युत बल आरोपित करता है या आरोपित करने की चेष्टा करता है। विद्युत आवेश का परिभाषा समझ गए? विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का वह आंतरिक गुण होता है जो विद्युत बल आरोपित करता है या आरोपित करने की चेष्टा करता है। जैसे कि देखिए, परमाणु के नाभिक में धन आवेश होता है, इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो परमाणु का नाभिक का धन आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश को आकर्षित करता है। तो परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में तो बल लग रहा है, आकर्षण बल, लेकिन परमाणु जो है उदासीन होता है। तो परमाणु उदासीन होता है तो यह बाहरी किसी आवेश को केवल आकर्षित करने का कोशिश करता है, लेकिन आकर्षित नहीं करता है, क्योंकि परमाणु का टोटल आवेश का मान 0 होता है। तो अंदर में बल लगता है और जबकि बाहर वाला पर बल लगाने का कोशिश करता है। तो विद्युत आवेश का आपका परिभाषा हो गया कि विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का वह आंतरिक गुण है जो विद्युत बल आरोपित करता है, आरोपित करने की चेष्टा करता है। आवेश को हम लोग कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से लिखते हैं। आवेश आपका एक अदिश राशि है। आवेश आपका एक अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक होता है कूलम्ब होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। कूलम्ब क्यों होता है? तो एक वैज्ञानिक थे सीए कूलम्ब, उनका पूरा नाम है चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब। उन्होंने ही आवेश के बारे में बताया था सबसे पहले। तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग आवेश का मात्रक क्या बोलते हैं? कूलम्ब बोलते हैं। और आवेश का बीमा जो होता है आपका एटी या आईटी होता है। एटी या आईटी हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और बड़ी ब्रैकेट में लिखा जाता है बीमा को, जिसको लोग डायमेंशन कहते हैं। कभी कभी एक स्थान पर आई का भी प्रयोग किया जाता है, तो कभी कभी देखिएगा एटी भी रहेगा, आईटी भी रहेगा। यह क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में 2 बार आ चुका है आपका आवेश का बीमा के बारे में। आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। और देखिए, आवेश का फार्मूला क्या होता है? तो आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर आई टी। Q बराबर आई टी। इसमें Q होता है आपका आवेश, I होता है विद्युत धारा, T होता है समय। तो देखिए, आवेश के स्थान पर हम लोग कूलम्ब लिख देते हैं और I के स्थान पर एम्पियर लिख देते हैं और समय के स्थान पर सेकेंड लिख देते हैं। तो एक्चुअल में आपका आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। और एम्पियर इंटू सेकेंड को ही क्या मान लिया गया है? कूलम्ब मान लिया गया है। किनको सम्मान देने के लिए? तो सीए कूलम्ब नामक वैज्ञानिक को रिस्पेक्ट देने के लिए मान लिया गया है कूलम्ब, लेकिन होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी मान लीजिए कि ऑप्शन में कूलम्ब ना रहे तो हम लोग किसको खोजेंगे? दिया बार के हम लोग खोजेंगे एम्पियर इंटू सेकेंड को खोजेंगे, क्योंकि यही आपका असली आवेश का मात्रक है। ये तो माना गया है कूलम्ब और ये रहेगा तो फिर उसको नहीं खोजेंगे। तो चलिए, तो आप जान गए कि आवेश के बारे में, इसका मात्रक भी जान गए, बीमा भी जान गए और अदिश ये भी जान गए आप। इसके बाद देखिए, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश जो है 2 प्रकार के होता है। तो लिखेंगे विद्युत आवेश मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है आपका धन आवेश और दूसरा होता है आपका ऋण आवेश, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। एक हो गया आपका ऋण आवेश। तो ऋण आवेश को देखिए, अब कैसे धन आवेश उत्पन्न होता है, कैसे ऋण आवेश उत्पन्न होता है? तो जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश को हम लोग धन आवेश कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है। वस्तु ए भी उदासीन है, यानी कि इसका आवेश 0 है, और यह भी आपका उदासीन है तो इसका भी आवेश 0 है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें मान लीजिए कि चला गया 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर 2 ठो आपका धन आवेश उत्पन्न होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन गया है तो इस पर 2 ठा ऋण आवेश उत्पन्न होगा।
तो जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर उत्पन्न आवेश को हम लोग धन आवेश कहते हैं, ठीक। और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर उत्पन्न आवेश को हम लोग ऋण आवेश कहते हैं, समझ गए। जो त्याग करेगा उस पर उत्पन्न आवेश को धन आवेश, और जो ग्रहण करेगा उस पर उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। तो ये भी आपका परिभाषा हो गया धन आवेश का और ऋण आवेश का। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग इसका उदाहरण पढ़ेंगे कि कैसे कोई वस्तु धनावेशित हो जाता है, कैसे ऋणावेशित हो जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि एक कांच का हम लोग छड़ लेते हैं, कांच का छड़ यानी कि ग्लास रॉड, एक कांच का हम लोग छड़ लेते हैं इस प्रकार से, और कांच के छड़ को रेशम के धागा से हम लोग रगड़ते हैं, रेशम के धागा या रेशम के कपड़ा से, जिसको हम लोग सिल्क क्लॉथ बोलते हैं। तो जब कांच के छड़ को रेशम के धागा के साथ घर्षण किया जाता है तो कांच के छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के धागा में चला जाता है। तो मैंने बोला आपको कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो धनावेशित होता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो आपका ऋणावेशित हो जाता है। तो कांच के छड़ को रेशम के धागा से रगड़ने पर कांच के छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के धागा में चला जाता है। तो इस प्रकार से कांच का छड़ आपका धनावेशित हो जाता है और रेशम का धागा ऋणावेशित हो जाता है, ठीक। कांच का छड़ धनावेशित हो जाता है और रेशम का धागा ऋणावेशित हो जाता है। एक दूसरा एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हैं कि एक बिल्ली के खाल को और एबोनाइट के छड़ को, बिल्ली के खाल और एबोनाइट के छड़ को जब एक दूसरे के साथ घर्षण कराया जाता है तो उसमें बिल्ली का खाल जो है धनावेशित हो जाता है और एबोनाइट का छड़ ऋणावेशित हो जाता है। तो अब बताइए कि इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन किया होगा। तो मैंने बताया है आपको कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है धनावेशित हो जाता है, जो ग्रहण करता है ऋणावेशित करता है। तो बिल्ली का खाल आपका धनावेशित हो गया है, एबोनाइट का छड़ ऋणावेशित हो गया। तो इसका मतलब है कि जो बिल्ली का खाल है उसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है और एबोनाइट का छड़ उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। तो जो ग्रहण करेगा वो नेगेटिव और जो त्याग करेगा वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल भी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन है कि जब हम लोग दो पदार्थों को आपस में घर्षण कराते हैं, दो पदार्थों को आपस में घर्षण कराते हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखा है कि दो पदार्थों को आपस में घर्षण कराने पर यह कैसे पता चलता है कि कौन सा पदार्थ धनावेशित होगा और कौन सा पदार्थ ऋणावेशित होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा कि जब हम लोग दो पदार्थों को आपस में घर्षण कराते हैं तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो आपका धनावेशित हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋणावेशित हो जाता है। लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि कौन धनावेशित हुआ है और कौन ऋणावेशित हुआ है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु ए है और एक वस्तु आपका बी है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि दोनों को आपस में घर्षण करा रहे हैं। इसके बारे में एक और बात जान लीजिए कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से बना होता है। परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और कोई पदार्थ उदासीन होता है तो इसका मतलब है कि उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो मान लीजिए कि वस्तु ए में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, वस्तु बी में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। तो जितना ए आपका उदासीन हो गया ये भी उदासीन हो गया। तो जब दो वस्तुओं को हम आपस में घर्षण कराते हैं तो जिस वस्तु के लिए इलेक्ट्रॉन बंधन ऊर्जा का मान कम होता है, जिस वस्तु के लिए इलेक्ट्रॉन बंधन ऊर्जा का मान कम होता है वह वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में लगने वाला यदि आकर्षण बल कम होगा तो आकर्षण बल कम होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन बंधन ऊर्जा का मान कम होगा। तो दोनों के बीच में घर्षण से जब ऊष्मा उत्पन्न होता है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। क्योंकि दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहता है, वस्तु ए और वस्तु बी, तो वह इलेक्ट्रॉन उसके संपर्क वाली वस्तु में चला जाता है, जिससे के कारण जिसमें जाएगा वो आपका ऋणावेशित हो जाएगा और जिससे निकलेगा वो धनावेशित हो जाएगा। समझ गए। तो जिस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन बंधन ऊर्जा का मान कम होता है, इलेक्ट्रॉन बंधन ऊर्जा मतलब कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बांध कर रखने वाला गुण, वो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा और दूसरका में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो कैसे पता चलेगा कि कौन धनावेशित होगा कौन ऋणावेशित होगा। तो जिसका इलेक्ट्रॉन बंधन ऊर्जा का मान कम होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और वो धनावेशित हो जाएगा, और जिसके लिए इलेक्ट्रॉन बंधन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और वो आपका ऋणावेशित हो जाएगा। तो समझ गए, जिसका इलेक्ट्रॉन बंधन ऊर्जा कम होगा वो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और जिसका ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इस प्रकार से दोनों आपका आवेशित हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको मिल गया। इसको देखिए एक और
नाम से जाना जाता है इलेक्ट्रॉन बंधन ऊर्जा को कार्यफलन। कार्यफलन को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन, कार्यफलन। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि कार्यफलन, तनी दूसरे टाइप का लग रहा है। कार्यफलन अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं इसको, वर्क फंक्शन। तो जानने की इच्छा होगी कि वर्क फंक्शन आखिर होता क्या है। तो देखिए वर्क फंक्शन होता क्या है कि किसी भी परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितना ऊर्जा खर्च होता है, किसी भी परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितना ऊर्जा खर्च होता है, उसी ऊर्जा को हम लोग कार्यफलन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ ए है और उससे हम इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं बाहर, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में मान लीजिए कि 2 जूल एनर्जी खर्च हुआ है, तो इसके लिए कार्यफलन का मान कितना हो जाएगा, 2 जूल हो जाएगा। क्योंकि परिभाषा तो यही है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितना ऊर्जा लगता है उस ऊर्जा को हम लोग कार्यफलन कहते हैं। तो ये भी आप समझ गए, और उसी को इलेक्ट्रॉन बंधन ऊर्जा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके बीच इलेक्ट्रॉन का ही त्याग क्यों होता है, प्रोटॉन का त्याग और ग्रहण क्यों नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का ही त्याग क्यों होता है, प्रोटॉन का त्याग और ग्रहण क्यों नहीं होता है। तो देखिए ऐसे समझ लीजिए कि हम लोग जानते हैं कि परमाणु के अंदर में जो प्रोटॉन होते हैं नाभिक के अंदर में होता है, अनाभिक में जो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में आकर्षण बल लगता है वो सभी बलों का बाप होता है, यानी कि गॉड फादर होता है। और यह इतना मजबूत बल होता है कि घर्षण के कारण जितना ऊष्मा उत्पन्न होता है ना, उस ऊष्मा से नाभिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि परमाणु का नाभिक नहीं टूटेगा। तो जब परमाणु का नाभिक टूटेगा ही नहीं तो उससे प्रोटॉन बाहर निकलेगा कैसे, क्योंकि परमाणु के नाभिक के अंदर में प्रोटॉन जो होता है मजबूत नाभिकीय बल से बंधा होता है। तो घर्षण के कारण उतना ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होता है कि परमाणु के नाभिक को तोड़ करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। लेकिन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में कौन घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। जब आप दो पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों के बीच में जो ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो ऊष्मा जब पदार्थ के अंदर प्रवेश करता है तो सबसे पहले उस ऊष्मा का संपर्क किससे होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन को जैसे ही ऊर्जा मिलता है, इलेक्ट्रॉन अपना निचली कक्षा को छोड़ करके बाहरी ऊपरी कक्षा में चला जाता है, और ऊर्जा मिलेगा तो उसको छोड़ के और अगला कक्षा में चला जाएगा, और एनर्जी मिलेगा तो और अगला कक्षा में चला जाएगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को जितना ज़्यादा ऊर्जा मिलता है, इलेक्ट्रॉन अपना कक्षा को छोड़ करके ऊपरी कक्षा में चला जाता है, और बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है सीधे परमाणु से बाहर चला जाता है। और चूँकि दूसरा पदार्थ उसके संपर्क में रहता है तो वह इलेक्ट्रॉन दूसरा पदार्थ में चला जाता है, तो जिसमें जाता है वो आपका ऋणावेशित हो जाता है, और जिससे निकलता है वो आपका धनावेशित हो जाता है। तो मेन रीज़न क्या है इसका कि आखिर इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों होता है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक से आकर्षण बल से बंधा होता है। तो जो ऊर्जा मिलता है तो उस ऊर्जा को पाकर के इलेक्ट्रॉन अपने निचली कक्षा से ऊपरी कक्षा में जम करके सीधे बाहर चला जाता है, जम करते हुए। तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला गया, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया इसमें से। लेकिन जो ऊष्मा उत्पन्न हुआ है उससे नाभिक नहीं टूट सकता है, इसलिए प्रोटॉन का त्याग कभी भी नहीं होगा। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे। और एक और बात इसमें जान लीजिए कि जैसे इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलता है वो अपने बाहरी कक्षा की ओर जाने लगता है। जैसे कि ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आप बेंच नंबर 1 पर बैठे हुए हैं, आपको आया आप कोई दाग दिया मतलब कि एनर्जी दिया, तो आप जाहिर सी बात है कि उस पर से उछल के अगला बेंच पर चला जाइएगा। फिर आप मान लीजिए उस पर जाइएगा, कुछ और आपको कोई दाग दिया धिपा करके, तो उसको छोड़ करके आप अगला पर चला जाइएगा। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा मिलता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है, गर्मी की अनुभूति होती है, तो अपना निचला कक्षा छोड़ के अगला कक्षा में चला जाता है। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जब दो वस्तुओं को आपस में लोग घर्षण करते हैं तो उसके बीच ऊष्मा की उत्पत्ति क्यों होती है। जब दो वस्तुओं को आपस में लोग घर्षण कराते हैं तो दोनों के बीच में ऊष्मा की उत्पत्ति क्यों होती है। आप चाहें तो अपना हथेली लगा करके देख सकते हैं, तो बताइए हमको कि ऊष्मा क्यों उत्पन्न होता है। और यदि इस प्रकार के प्रश्नों का आपको उत्तर जानना होगा कि क्यों होता है और कैसे होता है वाला, तो इसके लिए मैंने एक स्पेशली चैनल बना रखा है, अमेजिंग साइंस बाय संजीत सर। उस पर जा करके आप इस प्रकार का वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है उसका जवाब मैं अमेजिंग साइंस पर ही देता हूँ, क्योंकि ये आपके सिलेबस से बाहर का है।
तो जानकारी रखना चाहते हैं तो उस पर आकर आप देख लीजिएगा, ठीक ना, इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर। तो ये भी आपका क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन का ही त्याग क्यों होता है, प्रोटॉन का नहीं। ठीक, अब देखिए इसके बाद आपका अगला टॉपिक है कि प्रकृति में दो प्रकार के आवेश होता है। प्रकृति में दो प्रकार के आवेश होता है, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश, जो कि हम लोग आज जानते हैं। लेकिन सबसे पहला बात यह किसने बताया होगा कि प्रकृति में दो प्रकार के आवेश होता है? तो सबसे पहले द फोग नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था कि प्रकृति में दो प्रकार का आवेश होता है। खाली यही बताए थे कि प्रकृति में दो प्रकार का आवेश होता है, जैसे कि हम लोग में होता है एक लड़का और एक लड़की। तो कोई तो पहला बार बताया ना होगा जी कि प्रकृति में दो प्रकार के आदमी में है, एगो लड़का होता है एगो लड़की होता है, ठीक, कि दो प्रकार के। उसी प्रकार से ये बताया कि दो प्रकार के आवेश होता है, लेकिन यह ही नहीं बताए थे कि दो प्रकार में से पहिलका के नाम कौची होगा, दूसरका के नाम कौची होगा। तो बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि प्रकृति में दो प्रकार के आवेशों में से एक आवेश जो होता है आपका धन आवेश होता है और दूसरा ऋण आवेश होता है। ठीक, तो यह किसने बताया कि दो आवेशों में से एक धन आवेश और एक ऋण आवेश होता है? तो ये बताया आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन। और यह कौन बताया कि दो प्रकार के आवेश होता है? वो बताए थे आपका द फोग नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, जब एक वस्तु से दूसरा वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? 9.1 × 10⁻³ kg होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब एक वस्तु से दूसरा वस्तु में जाता है तो द्रव्यमान में कुछ परिवर्तन होता है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। ये भी जानते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है वो ऋणावेशित हो जाता है, यानी कि ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है और धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान घट जाता है। तो आखिर कितना बढ़ जाता है कितना घट जाता है, ये आपके क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि कितना द्रव्यमान बढ़ेगा कितना द्रव्यमान घटेगा। तो इसके बारे में भी आप जान लीजिए कि द्रव्यमान में कमी या वृद्धि का फॉर्मूला होता है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण द्रव्यमान में कमी या वृद्धि क्या होता है। द्रव्यमान में कमी या वृद्धि का फॉर्मूला होता है आपका डेल एम बराबर n इंटू एम ई, जहाँ डेल एम बराबर होता है द्रव्यमान में कमी या वृद्धि और n बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एम ई बराबर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 9.1 × 10⁻31 kg आपका होता है। ये आप समझ गए। तो जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन हम बोलते हैं कि ए और बी दो गो वस्तु है, ठीक, और वस्तु ए से 10⁻7 इलेक्ट्रॉन निकल करके वस्तु बी में चला गया है। वस्तु ए से 10⁻7 इलेक्ट्रॉन निकल करके वस्तु बी में चला गया है। तो बताइए कि वस्तु ए के द्रव्यमान में कितना कमी आएगा या वस्तु बी के द्रव्यमान में कितना वृद्धि होगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। तो वस्तु ए के द्रव्यमान में जितना कमी आएगा उतना ही वस्तु बी के द्रव्यमान में वृद्धि होगा। अब द्रव्यमान में कमी या वृद्धि को लोग कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए देखिए फार्मूला मैंने लिखा है आपके लिए कि फार्मूला होता है डेल एम बराबर n × एम ई। तो क्वेश्चन में दिया है कि वस्तु ए से कितना इलेक्ट्रॉन निकल के वस्तु बी में गया है, तो 10⁻7 इलेक्ट्रॉन निकल के गया है। तो इसके लिए देखिए लिखते हैं n का मान 10⁻7 है आपका, तो इसको लिख देंगे और एम ई का तो हमको याद ही है 9.1 × 10⁻31 kg। तो क्या कर देंगे, देखिए 10⁻31 में से 7 आपका घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 31 में से 7 घटा दीजिए तो आपका बच जाएगा 31 में से 7 घटने के बाद 24 बच जाएगा। तो हो जाएगा 9.1 × 10⁻24 kg, यानी कि वस्तु ए के द्रव्यमान में 9.1 × 10⁻24 kg की कमी हो जाएगी और वस्तु बी के द्रव्यमान में 9.1 × 10⁻24 kg की वृद्धि हो जाएगी। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से देखिए हम क्वेश्चन एक और देते हैं आपके लिए कि ए और बी दो वस्तु है, एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है। किसी कारण से घर्षण के कारण या किसी कारण से वस्तु ए के द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की कमी आ जाती है।
9.1 नैनोग्राम की कमी हो जाती है। कमी हो जाता है तो इसका मतलब समझ ही रहे होंगे कि वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन निकला होगा और वस्तु बी में इलेक्ट्रॉन गया होगा। तो इसमें बताना है आपको कि वस्तु ए से वस्तु बी में कितना इलेक्ट्रॉन गया है, वस्तु ए से वस्तु बी में कितना इलेक्ट्रॉन गया है। तो देखिए क्वेश्चन में द्रव्यमान दिया हुआ है, तो द्रव्यमान दिया हुआ तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, जो कि आपका होता है 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 kg। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो केजी में है, और जो द्रव्यमान में कमी आया है वस्तु ए का उसका द्रव्यमान नैनोग्राम में है। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहले एक सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं सबको। तो हम लोग क्या करेंगे कि नैनोग्राम को कन्वर्ट करेंगे, यानी कि डेल एम का मान दिया हुआ है आपका 9.1 नैनोग्राम। तो नैनोग्राम को सबसे पहले ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें 10 के पावर माइनस 9 से गुना कर देते हैं, 10 के पावर माइनस 9 से ग्राम में आ गया। लेकिन अभी भी देखिए हमको केजी में बदलना है, तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए क्या करते हैं कि उसमें 10 के पावर माइनस 3 से गुना करते हैं। 10 के पावर माइनस 3 से गुना करेंगे इसमें, तो आपका किस में हो जाएगा, केजी में हो जाएगा। तो डेल एम बराबर आपका कितना हो जाएगा, 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 12 केजी हो जाएगा। तो ये तो हो गया डेल एम बराबर केजी में आ गया। हम लोग फार्मूला जानते हैं कि डेल एम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एम ई। तो इसमें n बराबर कितना हो जाएगा, डेल एम बटा में एम ई हो जाएगा। ठीक, तो डेल एम का वैल्यू तो आपको मालूम है 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 kg, और इसका वैल्यू आपको मालूम है 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 12 kg। तो केजी कट गया, समझे जी, और 9.1 से 9.1 भी कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका। और देखिए 10 के पावर 12 को ले जाते हैं ऊपर, तो 10 के पावर माइनस 31 गुना 10 के पावर 12, तो आपका कितना हो जाएगा, घटा दीजिए 31 में से 12, तो हो जाएगा आपका 10 के पावर 19 आपका हो जाएगा। यानी कि 10 के पावर 19 वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वस्तु ए से वस्तु बी में चला गया है, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने यही कहा था कि वस्तु ए से बी में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है। तो इसमें देख लीजिए 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन वस्तु ए से वस्तु बी में चला गया है। तो इसी के साथ मैं आपको इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और जय हिंद दोस्तों। आप लोग मेहनत करते रहिए हमेशा, फिर से आपके लिए मैं एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा।